हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद है इस सीरीज का पार्ट 1 जो रिस्क असेसमेंट IG2 के बारे में डिटेल में डिस्कशन मैंने पहले किया है उसे आप सबने देख लिया है। इस पार्ट 2 के वीडियो में बचे हुए फर्दर स्टेज को मैं डिस्कशन करने वाला हूं। पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था, जहां पर इंट्रोडक्शन, कितने डिटेल्स चाहिए, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के बारे में बात की थी। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके जरूर पहले पार्ट 1 देखें, तभी आप ये वीडियो इट मींस पार्ट 2 पर आ पाए। बिना पार्ट 1 को देखे हुए आपके लिए पार्ट 2 को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 देखें फिर पार्ट 2 पे आए। चलें, कुछ मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हम लोगों ने वेरी फर्स्ट पार्ट 1 में क्या डिस्कशन किया था। जहां पर स्टेज 1 की मैं बात करूं तो आपने बॉक्स 1 में ये लिखा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ है, क्या एक्टिविटीज होती है, कितने लोग काम करते हैं, कितने शिफ्ट में काम होते हैं, और भी फ्यू अदर्स डिटेल्स आपने वहां पर बॉक्स 1 पार्ट 1 में आपने मेंशन किया है। साथ साथ बॉक्स 2 की अगर मैं बात करूं तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपने कैसे कलेक्ट किया था, किनसे आपने बातें की, किस तरह के वेबसाइट्स को आपने चेक किया, और साथ साथ किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपने चेक किया है, ये सारी चीजें बॉक्स 2 में आपने लिखा है। पार्ट 1 के बाद इट मींस स्टेज 1 के बाद अब आप स्टेज 2 पे आते हैं, जो लिटिल बिट लेंदी हुआ था, जहां पर आपने 5 डिफरेंट कैटेगरीज या उससे ज्यादा डिफरेंट हैजर्ड्स कैटेगरीज से आपने 10 डिफरेंट हैजर्ड्स चूज किए हैं, जहां पर कॉलम नंबर 1 से लेकर के 6 तक आपने अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फुलफिल किया है। जहां कॉलम 1 में आपने हैजर्ड एंड हैजर्ड्स कैटेगरी को मेंशन किया था, कॉलम 2 में आपने हु माइट बी हार्म्ड, हाउ एंड व्हाट विल बी देयर वो मेंशन किया था। कॉलम नंबर 3 में आपने एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेंशन किया है। कॉलम नंबर 4 में एज पर ILO 3.10.1 के हिसाब से एडिशनल कंट्रोल मेजर्स मेंशन किए हैं। कॉलम नंबर 5 में आपने टाइम स्केल मेंशन किया है कि ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को कंप्लीट करने में, इंप्लीमेंट करने में, अप्लाई करने में कितना रियलिस्टिक वक्त लगेगा। साथ साथ कॉलम नंबर 6 में आपने Who is responsible? It means responsible person के designation and associated action के सीरियल नंबर वहां पर आपने मेंशन किया है। मेक श्योर ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपने भी इसे प्रिपेयर कर लिया होगा। जब तक आपका पार्ट 1 इट मींस स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट नहीं हो जाता है, आप स्टेज 3 और स्टेज 4 पर नहीं आए। इनकेस अगर पेंडिंग है तो पहले आप उसे कंप्लीट करें। मेक श्योर जैसे ही ये स्टेज अब आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको स्टेज 3 एंड स्टेज 4 पर आना है, तो यहां पर रिस्क असेसमेंट के कॉलम नंबर 4 से आपको 3 डिफरेंट हाई प्रायोरिटीज एक्शन आपको चूज करने हैं और उसके जस्टिफिकेशंस इस स्टेज 3 में आपको मेंशन करना है। स्टेज 4 में आपको रिव्यू कब होगा और क्यों ये डेट आपने सिलेक्ट किया है, किन लोगों को आप कम्युनिकेट करेंगे और किस तरह से आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, किस तरह से आप फॉलो अप करेंगे, और इनकेस अगर वो एक्टिविटीज फुलफिल नहीं की गई है तो आप क्या यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं। साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इस IG2 को प्रिपेयर करने के लिए क्या टाइम मिलता है, ट्विटर आपको किस हद तक गाइड कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हैंड रिटन इट मीन्स आप हार्ड कॉपी सबमिट करने वाले हैं, उसके बारे में अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, और अब आप किस तरह से इसे सबमिट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सारी डिटेल्स मैं आज के वीडियो पार्ट 2 में बात करने वाला हूं। ये सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो पहले भी स्लाइड्स में मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। ये स्क्रीन पे जो आप असेसमेंट फॉर्म देख रहे हैं, दरअसल ये आपके IG2 के रिस्क असेसमेंट का पार्ट 3 है। पार्ट 3 के बारे में ही यहाँ पर मैं आपको एक डिटेल में बात करने वाला हूँ। फर्दर स्लाइड्स में मैं ईच पॉइंट को लेकर के क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर कही है वहाँ पर क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर कि वो सारे इंफॉर्मेशन आप सुने और ठीक उसी तरीके से आपको IG2 के पार्ट 3 को कंप्लीट करना है। तो वेरी फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको पार्ट 2 में जाना है, रिस्क असेसमेंट के पार्ट 2 में जाना है। वहां पर कॉलम नंबर 4 से आपको 3 हाईएस्ट एक्शन को, हाईएस्ट या फिर मोस्ट अर्जेंट एक्शन को आपने चूज करना है, कॉपी करके यहां ला करके पेस्ट कर देना है। साथ साथ आपने हैजर्ड्स कैटेगरी को भी यहां ला करके लिखना है, ताकि ये एग्जामिनर के लिए इजी हो सके कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म में वो इसे फाइंड कर सके, राइट।
तो जब आपने 3 मोस्ट अर्जेंट एक्शन, हाई प्रायोरिटी एक्शंस को आपने चूज करके यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, हैजर्ड्स कैटेगरी लिख दिया है, तो फर्दर अब आपको मैं इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। अब आपको मोरल, फाइनेंशियल एंड लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिखना है जो क्लियरली एक्सप्लेन करता हो कि ये रिक्वायर्ड एक्शन लेना क्यों जरूरी है। इट मींस ये जो जस्टिफिकेशन मोरल, फाइनेंशियल एंड लीगल आप लिखने वाले हैं, ये ये बताता हो कि आखिर ये एक्शन को आपको फुलफिल करना क्यों जरूरी है। राइट, मीन्स ये एक्शन को लेना आपके लिए क्यों जरूरी है, ये बता रहा है। मेक श्योर जब आप यहाँ पर, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ पर लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिखने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईएलओ के कन्वेंशन, रिकमेंडेशन और कोड ऑफ प्रैक्टिस जो हैजर्ड्स या हैजर्ड्स कैटेगरी के रिलेवेंट हो वो यहाँ पर क्लियरली विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ मेंशन कर रहे हैं। आप चाहे तो अपने नेशनल लॉ को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बट उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको रिवॉर्ड नहीं किया जाता है। सो बेटर है कि आप आईएलओ के कन्वेंशन, रिकमेंडेशन या कोड ऑफ प्रैक्टिस को विद क्लियरली रिक्वायरमेंट मेंशन कर रहे हैं। उसके लिए मैंने रिलेवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे पढ़ करके, देख करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा आप फॉर्मेट में देख सकते हैं कि आप सिर्फ मोरल जस्टिफिकेशन को कलेक्टिवली लिख सकते हैं। इट मींस मोरल को ही आप कलेक्टिवली लिख सकते हैं और फर्दर जस्टिफिकेशंस को आपको सेपरेटली लिखना है। ये देखिए, आपने इन तीनों के लिए क्यों ये जरूरी है, मोरल को आपने कलेक्टिवली लिख लिया है, बट इन तीनों के लिए अलग अलग 3 फाइनेंशियल और 3 डिफरेंट लीगल जस्टिफिकेशंस आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद अब आपकी बात आती है मोरल, फाइनेंशियल और लीगल जस्टिफिकेशंस के बाद अब आपको यहाँ पर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स आपको एसोसिएटेड रिस्क को एक्सप्लेन करना है। इट मींस जो आपने IG2 के पार्ट 2 को लिखा है वहां पर आपने एग्जिस्टिंग कंट्रोल के हिसाब से क्या रिस्क अभी एसोसिएटेड है, यहाँ पर आपको उन्हें मेंशन क्लियरली करना है। यहाँ इन तीनों हैजर्ड्स के लिए एसोसिएटेड लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी को सेपरेटली एक्सप्लेन करना है। इस जस्टिफिकेशन में मैं एक के लिए बता दे रहा हूँ, वो सेम फॉर्मेट आपको इन दोनों में भी फुलफिल करना है। इस जस्टिफिकेशन में आपको क्या नुकसान हो सकता है, कैसे नुकसान हो सकता है, कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, ये सारे पॉइंट को मेंशन करना जरूरी है। इट मींस किसे नुकसान, कैसे नुकसान, क्या नुकसान, कितने लोगों को नुकसान, ये सब सारी चीजें अब आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। राइट, तो इन तीनों के लिए आप ये 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शंस के लिए 3 डिफरेंट लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी होगा आपको, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी जस्टिफिकेशन के बाद आपको इस पार्ट 3 का फाइनल जस्टिफिकेशन लिखना है, जिसमें आपने ये बताना है कि ये एक्शन इट मींस एडिशनल कंट्रोल मेजर, ये एक्शन इट मींस एडिशनल कंट्रोल मेजर कितना इफेक्टिव होगा इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। राइट, रिमेंबर ये जो एक्शंस हैं कितना इफेक्टिव होगा इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, इस एक्शन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस एक्शन से किस हद तक रिस्क कंट्रोल होगा, इट मींस लाइक पार्शियल होगा या कंप्लीटली फुली ये कंट्रोल्ड हो जाएगा। साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि आपने इतना टाइम स्केल अलोकेट क्यों किया है। इट मींस आपने सपोज 3 मंथ दिया है तो आखिर क्यों दिया है, क्या वजह है आपको इस एक्शन को कंप्लीट करने में 3 मंथ्स लग जाएगा, वो चीज़ों को भी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। जितनी बातें मैंने बताई वो आपको अगर सीरियल नंबर 1 में मेंशन करना क्या है आपने, तो ठीक उसी तरीके से 2nd एंड 3rd में भी आप मेंशन करेंगे। मेक श्योर ये सारे सजेस्टेड पॉइंट्स आपके रिस्क असेसमेंट के पार्ट 3 में है, एंड चेकलिस्ट भी आप रेफर कर रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं कर रहे हैं। एक ब्रीफ में कर दूं, आपने 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शंस को चूज किया, एसोसिएटेड हैजर्ड्स कैटेगरी लिखा, देन आप ये बता रहे हैं मोरल, फाइनेंशियल एंड लीगल आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से कि क्यों ये एक्टिविटीज को फुलफिल करना जरूरी है। अब आप एसोसिएटेड बेस्ड ऑन करंट रिस्क लेवल, अब आप एसोसिएटेड
लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबल सेवरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये 3 डिफरेंट होगा। साथ साथ ये जो 3 एक्शंस आपने लिखा है यहाँ पर या फिर आपने जो चूज किया है, ये कितना इफेक्टिव होगा, किस हद तक इफेक्टिव होगा, क्या इम्पैक्ट होगा और कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीजें आपको IG2 के पार्ट 3 में लिखना है। जितनी बातें हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में अभी की है, वो सारे इंफॉर्मेशंस को मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है। आपने वेरी फर्स्ट क्या किया, आपने 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी और मोस्ट अर्जेंट एक्शंस को आपने चूज कर लिया, साथ साथ आपने वहां पर उनके हैजर्ड्स कैटेगरीज को भी लिख दिया है। जब आप मोरल, लीगल और फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं तो जो आपने IG1 के एलिमेंट 1 में स्टडी की है उसे आप रेफर करके इस सेक्शन को आप लिख सकते हैं। लाइक आपने मोरल में क्या, क्यों मोरली ये ज़रूरी है इन सारे एक्शंस को फुलफिल करना। इन केस फाइनेंशियल की अगर बात कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट एसोसिएटेड हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा। उस रीज़न से क्यों ज़रूरी है इस एक्शन को कंट्रोल करना, साथ साथ लीगली क्यों ज़रूरी है इस एक्शन को कंट्रोल करना। जब आप लीगल रेफरेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पर अब आप सिर्फ और सिर्फ ILO के कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस को ही फुलफिल करेंगे। इट मीन्स उसके ही रेफरेंस में यहाँ पर आप लिखने वाले हैं। आप अगर अपने कंट्री स्पेसिफिक कुछ लिखते हैं तो उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको अवॉर्ड नहीं किया जाता है। उसे लिखने के बाद अब आपको लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी पे आना है। जो ये चीज़ें करंट रिस्क कंट्रोल मेजर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको ये बताना है क्या हार्म हो सकता है, किसे हार्म हो सकता है, कितने लोगों को हार्म हो सकता है, ये सारे डिटेल्स आपको इस पार्ट में। लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स लिखने के बाद अब आपको स्टेज 3 के लास्ट जस्टिफिकेशन, जहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो 3 एक्शन है ये कितना इफेक्टिव होगा इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। साथ साथ आपको इस जस्टिफिकेशन में ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इंटेंडेड इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आपने जो टाइम स्केल सेलेक्ट किया है, जो लिखा है, उसके बारे में जस्टिफिकेशन लिखना है कि क्यों आपने इतना वक्त दिया है, चाहे वो सर्टेन मंथ दिया है, कुछ वीक्स दिया है, तो ये क्यों आपने ये दिया है उसके बारे में जस्टिफिकेशन देना है। साथ साथ ये भी आपको बताना है क्या ये रिस्क को फुली कंट्रोल करता है या फिर पार्शियली कंट्रोल करता है। तो ये सारे सर्टेन डिटेल्स आपको स्टेज 3 के लास्ट, हाउ इफेक्टिव ईच एक्शन इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क में लिखना है। IG2 के पार्ट 3 को कंप्लीट करने के बाद अब आपके ये IG2 का पार्ट 4, इट मीन्स ये जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पर आपने वर्क स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको ये 3 डिफरेंट बॉक्स मिल रहा है। वेरी फर्स्ट बॉक्स में आपने रिव्यू के बारे में लिखना है, सेकंड बॉक्स में आपको कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है, एंड थर्ड बॉक्स में अब आपको फॉलोअप के बारे में लिखना है। डिटेल में मैं बात करूं तो वेरी फर्स्ट बॉक्स में आपको रिस्क असेसमेंट के रिव्यू डेट के बारे में लिखना है। इट मीन्स एक रिव्यू डेट लिखना है और ये बताना है कि आपने ये रिव्यू डेट आखिर चूज क्यों किया है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सपोज आपने रिस्क असेसमेंट 1 जनवरी 2020 को अगर आपने कंप्लीट किया है और 31 दिसंबर 2020 को अगर आप रिस्क असेसमेंट का रिव्यू डेट रख रहे हैं, तो हो सकता है ये 1 ईयर के गैप में जो आप रिव्यू करने वाले हैं ये बेस्ड ऑन कंपनी पॉलिसी की वजह से हो सकता है। इट मीन्स एक रिव्यू डेट और क्यों आपने ये रिव्यू डेट चूज किया है उसके बारे में आपको वेरी फर्स्ट बॉक्स में लिखना है। सेकेंड बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन को लिखना है। इट मीन्स ये रिस्क असेसमेंट की जो फाइंडिंग है आप किसे, इट मीन्स हु एंड हाउ, ये चीज़ें आपको ख्याल में रखते हुए यहाँ पर लिखना है। आप रिस्क असेसमेंट की फाइंडिंग हो सकता है वर्कर्स को बताने वाले हैं, उन्हें ट्रेनिंग के जरिए बताया जा सकता है, मैनेजर्स को बताने वाले हैं, उन्हें ईमेल के जरिए बताया जा सकता है। ऐसे एक रेंज ऑफ पीपल के बारे में आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा और डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन को भी आपको यहाँ पर लाइक बॉक्स 2 में ऐड करना पड़ेगा। लास्ट बॉक्स जो है अब आपका वो आता है आपके फॉलोअप के बारे में बात करता है यहाँ पर। जो ये आपको बताना है कि लाइक जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई है इसकी फॉलोअप आप कैसे करेंगे और
क्यों कर रहे हैं? दरअसल आप ये इंश्योर करने के लिए फॉलो अप कर रहे हैं कि प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। फॉलो अप चाहे आप लाइक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ फॉलो अप ईमेल के जरिए, फ़ोन के जरिए, इवन वर्क प्लेस पर आप विजिट करके भी फॉलो अप कर सकते हैं। और आप ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी एक्टिविटी ओवर ड्यू तो नहीं रहा है या फिर इनकम्प्लीट तो नहीं है। इन केस अगर वहाँ पे कोई एक्शन भी लेना पड़े तो हो सकता है कुछ एडिशनल रिसोर्सेस प्रोवाइड करके आप इन सब एक्टिविटीज़ को टाइमली कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पर अब आपको फॉलो अप के बारे में दरअसल लिखना है कि कैसे करेंगे, और अगर इन केस अगर कुछ ओवरड्यू है तो क्या आप एक्शन वहाँ पर लेंगे। तो ये आपका आता है पार्ट 4, जहाँ पर आपको रिव्यू के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, इट मीन्स किन्हें आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, और फॉलो अप के बारे में आप लिख रहे हैं, इट मीन्स कैसे करेंगे, और इन केस अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो वहाँ पर क्या एक्शन आप लेने वाले हैं। जो चीज़ें हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही डिटेल्स में ली गई है। वेरी फर्स्ट आप अगर पार्ट 4 में अगर बॉक्स 1 में आप अगर देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि रिव्यू डेट आपने सिलेक्ट किया और आपने ये क्यों डेट सिलेक्ट किया है उसके बारे में आप लिख रहे हैं। सेकंड में आपने कम्युनिकेशन के बारे में लिख रहे हैं कि किन लोगों को आप कम्युनिकेट करने वाले हैं, किन्हें ये जानना है। रेंज ऑफ पीपल के बारे में लिखेंगे, वर्कर्स, हेल्पर, मैनेजर्स, या फिर डिफरेंट हो सकता है। और वेज ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल, नोटिस बोर्ड, या फिर ट्रेनिंग, या फिर डिफरेंट वेज हो सकता है, उसके बारे में आप बॉक्स 2 में लिखेंगे। 3 की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर फॉलो अप आपके बारे में लिखना है। फॉलो अप किस तरह से आप कर रहे हैं, ईमेल, कॉल, एक्सेट्रा के जरिए आप कर रहे हैं, और अगर आपको वहाँ पे कुछ एक्शन लेना है मिटिगेट करने के लिए, एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, या फिर कुछ और आप एक्शन लेना चाहते हैं, इनकेस अगर एक्टिविटी इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। ये ठीक एक चेकलिस्ट है आपका, लाइक जिससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट 1 के इस वीडियो में देखा था। पार्ट 1 का चेकलिस्ट देख चुका हूँ, पार्ट 2 का चेकलिस्ट देख चुका हूँ, ये पार्ट 3 का है। मैं एक ब्रीफ आपको करा दूँ, जहाँ पर आपने 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी को चूज किया था। उनमें से आपने कुछ जस्टिफिकेशन, मोरल, लीगल एंड फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस लिखे थे। साथ साथ आपने लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी के जस्टिफिकेशंस यहाँ पर लिखे थे, और कितना इफेक्टिव होगा ये एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, आपने उसके जस्टिफिकेशंस के बारे में लिखा था। अभी जस्ट आपने ये देखा यहाँ पे रिव्यू डेट, जो आपका पार्ट 4 है, यहाँ पर आपने एक रिव्यू डेट सिलेक्ट किया और उसका रीज़न लिखा। आपने ये भी बताया कि किन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे और कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, हाउ एंड हु, और साथ साथ आपने फॉलो अप के बारे में भी पार्ट 4 के लास्ट बॉक्स में लिखा है। कुछ जनरल गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको जनरल गाइडलाइंस में लर्निंग पार्टनर आपको ये कंफर्म करेगा कि आप अपने असेसमेंट को कब सबमिट करेंगे। वेरी सिंपल ये है, आप जहाँ पर आपने इनरोल कर रखा है, क्लासेस अटेंड करने के बाद लर्निंग पार्टनर आपको एक स्पेसिफिक डेट बता देते हैं कि इस डेट तक आपको आपके प्रोजेक्ट को सबमिशन कर देना है। तो मेक श्योर आप मैक्सिमम डेट टाइम के लिए आप लर्निंग पार्टनर से कांटेक्ट करें। साथ साथ यहाँ पर निबोश ये भी रिकमेंड करता है कि आप अपनी एक्टिविटी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान आप अपने ट्यूटर से गाइडेंस ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। बट साथ साथ वो ये भी एडवाइस करता है कि ट्यूटर, कोई भी आपके अगर ट्रेनर हैं, वो इस चीज़ के लिए अलाउड नहीं होते कि वो प्री मार्क या कमेंट कर सकें किसी स्पेसिफिक डिटेल्स में। वो आपको गाइडलाइंस ज़रूर दे रहे हैं, वो आपको एक कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको सारी एक्टिविटीज़ को किस तरह से कंप्लीट करना है वो बता रहे हैं, बट ही इज़ नॉट अलाउड टू डू दैट काइंड ऑफ प्री मार्क एंड एक्सेट्रा। असेसमेंट फॉर्म की अगर बात की जाए तो निबोश ने IG2 के असेसमेंट फॉर्म को सॉफ्ट कॉपी, इट मीन्स MS वर्ड में भी रखा है, और हैंड रिटन आप प्रिंट आउट लेकर के भी आप उस पर लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप, चाहे वो हैंड रिटन लिखना चाहें या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में भी अगर लिखना चाहते हैं, लाइक सिस्टम पे, MS वर्ड पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। एट द एंड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जब आपकी सबमिशन की बात आती है तो निबोश, इवन मैं, सब कोई आपको ये सजेस्ट करते हैं कि सबमिशन से पहले जो आपको चेकलिस्ट है, मैंने भी यहाँ पे दिखाया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जो अवेलेबल चेकलिस्ट है आप उससे बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि चेकलिस्ट में लिखे हुए कोई भी पॉइंट, इवन अ सिंगल वर्ड, चाहे वो रिलेवेंट हो या ना हो, वो मिसिंग आपके रिस्क असेसमेंट से नहीं है। रिमेंबर,
चेकलिस्ट में लिखे गए सारे वर्ड, चाहे वो रिलेवेंट हो या ना हो, वो आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल होना चाहिए। इन केस कोई भी वर्ड को अगर आप मिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और वो चेकलिस्ट में था बट आपके प्रोजेक्ट में उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं था, तो आप रेफर कर दिए जाते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को आपने अगर हैंड रिटन लिखा है तो आप स्कैन करके भी ईमेल कर सकते हैं लर्निंग पार्टनर को। आप डायरेक्टली अगर सॉफ्ट कॉपी है तो वो भी ईमेल कर सकते हैं। इन केस अगर ये भी फैसिलिटीज़ नहीं है तो अगर आपके लर्निंग पार्टनर अलाउ करते हैं तो आप कोरियर भी अपने हार्ड कॉपी को, हैंड रिटन को उनके एड्रेस तक पहुंचा सकते हैं। इतनी सारी डिस्कशन के बाद IG2 को मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया था। वेरी फर्स्ट आपने पार्ट 1 वीडियो देखा होगा, नेक्स्ट आपने पार्ट 2 वीडियो देखा होगा। पार्ट 1 में मैंने स्टेज 1 एंड स्टेज 2 की बात की और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात की। पार्ट 2 वीडियो में मैंने पार्ट 3, इट मीन्स स्टेज 3 ऑफ IG2 एंड स्टेज 4 ऑफ IG2 की बात की और साथ साथ सबमिशन कैसे करना है, चेकलिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्विटर किस हद तक आपको गाइडेंस कर सकते हैं, इन सब डिटेल्स के बारे में बात किया। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है बट यस, आप अगर इसे अच्छी तरीके से देखते हैं, आप चेकलिस्ट को पास में रखते हैं, आपको एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा निबोश की वेबसाइट पे और आप इस वीडियो के गो थ्रू जाते हैं तो आप अपनी IG2 को ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इन केस अब भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है या कुछ क्वेरीज है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है व्हाट्सएप का। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू टेक केयर।